हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें रिमेनिंग जितने भी हाइब्रिडाइजेशन बच गए हैं उनको स्टडी में दे लेना है। तो इस अब तक के क्लासेस में आप अच्छे से समझ गए हैं कि किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं जो आकृति में सेम होते हैं, और वह ही अणु की संरचना को डिसाइड करता है तथा स्पेस में उसका ओरिएंटेशन किस प्रकार से होगा उसको डिसाइड करेगा। इससे पहले वाली क्लास में देखिए, हमने देखा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, और अब हम आज ले रहे हैं नेक्स्ट D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम समझेंगे तो ये देखिए आप अच्छे से कि इसमें कार्बोनिल जो है वह अटैच हो रहा है किससे, किसी डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें सेंटर मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल। अब D2sp3 में देखिए 2 D, 1 S और 3 P, यानी 3, 4, 5, 6 ऑर्बिटल्स जो हैं लगभग समान ऊर्जा वाले हैं। ये परस्पर जुड़ के 6 ही संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए यह 6 है तो देखिए किस तरह का आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यानी कि यह जनरली Ml6 टाइप के कंपाउंड्स में पाया जाएगा, और इनकी संरचना कैसे होगी, यूं। जिसमें सेंटर में मेटल होगा और इसके चारों कॉर्नर्स पे आपके लिगेंड होंगे, और ये यूं। ऊपर भी इसमें पिरामिडल होगा और नीचे भी पिरामिडल स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए अष्टफलकीय संकरित क्रोमियम परमाणु, क्रोमियम का क्या है अपना कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन D2sp3 है ना। तो अब इसमें ये देखिए D2sp3 के पास क्या हो जाएंगे, 3 वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और धातु परमाणु के साथ द्विबंध बनाने के लिए 3 कार्बोनिल समूह पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसमें बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है इसको हम समझ रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में ये देखिए D में 5, S का एक था जो प्रमोट हो गया है ना। अब हम इसको समझ रहे हैं D2sp3 में, यही क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल का एग्जांपल ले रहे हैं कि इसमें क्या हो गया कि क्रोमियम में 5 देखिए D में है, 1 S में है और 3 P के। तो हेक्साकार्बोनिल में क्या हो जाएगा, जो 3 कार्बोनिल है देखिए ये और ये तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू डायरेक्टली p ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और 3 जो कार्बोनिल एटम हैं वह 1 सिग्मा, 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई, और ये सिग्मा और ये पाई। तो इस तरह की बॉन्डिंग ये इसमें शो करेंगे। तो इस बॉन्डिंग में हम देख पा रहे हैं कि जब ये बॉन्डिंग इसमें हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बन रहे हैं, जो आपको इसमें 3 कार्बोनिल एटम को अलग टाइप के गुण प्रोवाइड करवाता है, और 3 कार्बोनिल एटम इसमें अलग टाइप के गुण दर्शाते हैं। इसका हम आरेख देख रहे हैं, तो इस आरेख में हम ढंग से देख पा रहे हैं कि देखिए आपके कार्बोनिल एटम इसमें अलग अलग तरह से इसमें बॉन्डिंग शो कर रहे हैं।
तो एक जगह यहाँ पर ये यहाँ पे आपके थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो 1, 2 और 3 ये 3 कार्बोनिल एटम जो हैं सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाएंगे जो अलग नेचर के होंगे। और 1, 2 और 3 ये 3 जो हैं यह प्योरली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू इसमें जुड़े रहेंगे। और इसमें आपके किस टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं ये कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसमें डोनेट करेंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसमें थोड़ा अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो हमने अलग तरह से लिए हैं। जो इससे पहले थे sp, sp2, sp3, यहाँ तक तो क्या हो रहा था कि जितने बॉन्ड है उतना उसको एक्साइटेड स्टेट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेना है और उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ वह बॉन्ड बना के उसमें सेम ही टाइप की बॉन्डिंग शो हो रही थी। वो थोड़ा इजी पैटर्न था। लेकिन जैसे ये डी वाला ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जो कि हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और इस वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ही इसमें क्या आ जाती है कि ये अपने डी ब्लॉक को ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिससे इसमें क्या कि कोऑर्डिनेशन सहसंयोजक बंध के साथ साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की उपस्थिति भी बढ़ जाती है और इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। और सहसंयोजक और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वैसे कई बुक्स जैसे हुई पढ़ेंगे आप और एक कॉटन विल्किंसन, इन दोनों बुक्स में क्या है कि इन बॉन्ड्स की नेचर को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। कोई तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की श्रेणी में मान रहा है, लेकिन कोई ऑथर इसको नहीं मान रहा है। तो जब भी आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिखें तो उसके आंसर में उस बुक का रेफरेंस ज़रूर दे दीजिएगा, तो उससे क्या आपका क्लियर रहेगा। चलो ये तो आंसर की बात है, लेकिन आप यही है, ये डी वाले तब स्टार्ट हो जाते हैं जब इसमें ट्रांजिशन मेटल यानी इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपके DsP2, DsP3, D2sP3 इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं। और इन्हीं के बेस पे देखिए कि इनकी अलग अलग टाइप की संरचनाएं हो रही हैं। स्क्वायर प्लेनर है ना, साथ ही कुछ ये हमें शॉर्ट टाइप नोट्स में इजीली आंसर इनसे प्रोवाइड हो जाता है कि कुछ लिगेंड अलग तरह से क्यों बिहेव करते हैं और कुछ अलग तरह से क्यों। तो आप उसमें अच्छे से ये वाले एग्जांपल का रेफरेंस दे के इनके स्ट्रक्चर को और हाइब्रिडाइजेशन को समझाकर आप उन्हें अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। साथ ही देखिए कि ये वाले एग्जांपल इनकी शेप ज़रूर देनी है, क्योंकि इससे हम जितना एक इफ़ेक्टिव आंसर को बनाने में हम लिखते हैं उससे ज़्यादा एक अच्छे से डायग्राम में हम सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके समझा दें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और आपको अच्छे मार्क्स और कंसेप्ट क्लियर रहते हैं। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्रोमियम है, उसके कार्बोनिल तो सेम है, फिर भी 3 अलग ग्रुप के हैं और 3 अलग ग्रुप के हैं। तो यह क्यों है, इस बात को हम इस हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट से ही समझा सकते हैं। तो आप इतना तो वैसे ही समझाएंगे, लेकिन साथ ही अगर आप इसके यह बॉन्डिंग वाला जो डायग्राम है ये और ये इनको ढंग से एक आंसर में लिखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है और आप का इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स में भी बन जाता है और लॉन्ग वाले में भी बन जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ हमारा हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स हैं डिफरेंट, वो सब क्लियर हो गए हैं। हमने स्टेप वाइज सबका स्टडी कर लिया है और यह आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री में ही एक फंडामेंटल वाला बेसिक क्लियर करने वाला टॉपिक है। इसमें अगर हमें कहीं वीक नहीं रहना, हम कई टाइप की बुक्स को कंसीडर कर सकते हैं।
साथ ही इसके और भी कई एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, जिन्हें लेते हुए हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात कीजिएगा। ओके, थैंक यू।